चलिए आज लोक वित्त जो चैप्टर है आपका उसको आज पढ़ते हैं। इसमें मेनली आपको पढ़ना है जो राज्य सरकार की कुल राजस्व जो प्राप्तियाँ होती है और सेंट्रल से जो हमको प्राप्त होता है उसके बारे में हमको पढ़ना है। इसमें आपको ये जो चैप्टर है प्री मेंस और सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं हर एक सवाल का जवाब यहीं पे मिलता है जो आय व्यय से संबंधित है। तो इसके बारे में चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कुल राजस्व प्राप्ति, अब देखिए कुल राजस्व प्राप्ति होता क्या है। पहले आप इसमें कुल राजस्व प्राप्ति ये क्या है, इसके अंतर्गत आप पहली बात तो केंद्र से जो प्राप्ति होती है और दूसरा आपका स्टेट की जो प्राप्तियां हैं, ठीक है। अब इसको भी दो भागों में बांट दे दीजिए। एक होता है टैक्स के रूप में मिलता है और दूसरा होता है आपका कंट्रीब्यूशन करते हैं या अनुदान बोलते हैं जो अपन, वो होता है। दोनों में ऐसा ही होता है, ये याद रखिए आपका अनुदान छूट, ठीक है। तो ये दोनों आप चीजें, ये केंद्र से जो प्राप्तियां हुई ये है और स्टेट की जो प्राप्तियां हुई ये हुई। तो इस चीजों सभी को मिला दिया जाएगा तो आपका कुल राजस्व प्राप्तियां आएंगी। अब देखिए कुल राजस्व व्यय क्या होता है या राजस्व आय क्या होता है। जो एक सामान्यतः एक वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर होता है जिसमें जो प्राप्तियां होती है, जो हमको आय मिलता है वो प्राप्तियां कहला गई हमारे एक साल के लिए। और जो हमने व्यय किया, सरकार ने जो व्यय किया वो आपके लिए व्यय कहलाता है। तो इसका समझ में आएगा। और अगर पूंजीगत बोले जाएगा तो उसका जो व्यय होगा वो एक साल से अधिक समय के लिए होता है, एक साल से और 15 महीने से अधिक समय के लिए होता है, जो हमारे दीर्घकालीन उपयोग के लिए हमारे लिए उपयोग में आती है। जैसे कि आप कोई प्लांट लगाया जा रहा है, मशीनरी लगाया जा रहा है, बिजली का प्लांट लगाया जा रहा है, रोडवेज का बनाया जा रहा है, ये आपकी जो फिक्स एसेट्स जो बनते हैं वो सब पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आते हैं आपका। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब इसी को ये क्या किया है, अलग अलग चैनल में बांटता गया है, तो उसको धीरे धीरे आपको देखना है, ठीक है। जैसे अब वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, बोल रहा है 16.07%, ठीक है। मतलब पिछले साल की तुलना में हमारे पास 16.07% की कुल राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हो गई है, ठीक। अब 21-22 में कुल कर राजस्व कितना है। कुल कर राजस्व का मतलब क्या होगा, आप पहले ये देख लीजिए। कुल कर राजस्व का मतलब होगा सेंट्रल का जो टैक्स मिल रहा है, कर का बात हो रहा है ना यहाँ पे, कर यानी सेंट्रल का जो टैक्स है, सेंट्रल से जो मिला टैक्स पहला, और स्टेट का जो मिला टैक्स, इसमें आप अनुदान को नहीं जोड़ेंगे, ये याद रखिएगा। तो ये यहाँ पर आपका कुल कर राजस्व में कौन कौन आएगा, सेंट्रल का टैक्स और स्टेट का टैक्स। अब इसको डिफरेंशिएट में आपको बता दिया कुल कर राजस्व में क्या क्या आएगा। ये कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, 17.11% का वृद्धि हुआ है, समझ गए आप लोग। अब बोलता है वर्तमान वित्तीय वर्ष में 21-22 में कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान बोल रहा है 61%, 61.05%। इसको भी आप थोड़ा समझ जाइए कि कुल राजस्व प्राप्ति है, इसमें आपको क्या बताएगा, कर राजस्व, और दूसरा आएगा इसमें गैर कर राजस्व, गैर कर राजस्व। तो इतना आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुल कर राजस्व बोला और गैर कर राजस्व। तो ये कुल कर राजस्व कितना बोल रहा है आपका, कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान कितना बोल रहा है, वो 61.05%। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुल कर राजस्व कितना परसेंट बोल रहा है, 61.05%, ठीक है। ये आप क्लियर है आप लोग को। फिर आगे चलते हैं। अब देखिए गैर कर राजस्व में प्रमुख योगदान केंद्रीय सरकार से प्राप्त सहायक अनुदानों का है। गैर कर राजस्व में देखो, गैर कर राजस्व को भी दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए आप, एक सेंट्रल से जो गैर कर राजस्व मिलता है और एक स्टेट का। तो सेंट्रल से जो हमको मिलता है वो ये बोल रहा है कि 70% हमको जो गैर कर राजस्व की राशि है वो सेंट्रल से जो मिलता है वो 70% है, और स्टेट का जो बचा कितना आपका 29.94%। ये 29.94% आपका स्टेट से मिल गया आपका, ठीक है। ये आपका समझने वाली बात है, ठीक। अब देखिए, अब आपको जो बजट बनता है उसमें ये बताया जा रहा है 21-22 में राजस्व प्राप्ति कितना बोल रहा है 79,325.42 करोड़ रुपया।
और राजस्व व्यय कितना बता रहा है 83,027 करोड़ रुपया। ठीक है, अब देखिए राजस्व घाटा 3,702 करोड़। अब देखिए यही घाटा कंप्लीट करने के लिए सरकार को लोन लेना पड़ता है। इसलिए जब राजस्व आय दिखाया जाता है या कुल प्राप्ति और कुल व्यय बराबर बताया जाता है तो ना हमको घाटा हुआ ना फायदा हुआ। और जैसे ही हमारा व्यय बढ़ गया तो वो फिर हमारे लिए घाटे की स्थिति उत्पन्न करता है और सरकार को इसके लिए उधारी लेना पड़ता है और उस पर ब्याज देना पड़ता है। तो ये सरकार का जो अनुत्पादक व्यय है उससे बढ़ने लग जाता है। ठीक है, इसमें आपको जो भी आपको डाउट नज़र आए आप मेरे से कमेंट में लिख लीजिएगा, वो आपको बाद में फिर आपको उसको क्लियर कर सकते हैं। अब आते हैं लोक वित्त में क्या क्या बताता है। ठीक है, ठीक, देखिए 2019-20 में राजस्व घाटा बताया है 9,608 करोड़ रुपया का। करोड़ के बावजूद वित्तीय घाटा 17,969 रुपया 55। ये वित्तीय घाटा इस एक्चुअल में राजकोषीय घाटा है, कोषीय घाटा है ये, है ना, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। और जो वर्ष 2020-21 में वहाँ का 22,838 रुपये करोड़ रुपया होगा। देखिए ये सब मेंस में आपको लिखना चाहिए, है ना, सब आपको किस में लिखना चाहिए, मेंस में लिखना चाहिए। और उसके बाद 22,838 करोड़ से कम होकर के वित्तीय घाटा 17,461 करोड़। देखिए 19-20 में ये 9,608 करोड़ के बावजूद वित्तीय का घाटा 17,969 करोड़ रुपया था। फिर 20-21 में बढ़ा 22,000 करोड़ हो गया, फिर ये घाटा 17,461 करोड़ हो गया। तो आप ये कंपैरिजन बना करके कर सकते हैं कि हमारे यहाँ जो राजकोषीय घाटा है वो अब पहले की तुलना में कम हुआ। जैसे 20-21 में 22,000 करोड़ था, जो 21-22 में क्या हो गया 17,461 करोड़ हो गया। देखिए अब यहाँ पर आप बहुत अच्छे से इस टेबल से सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप इस टेबल को बहुत अच्छे से समझेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए राजस्व प्राप्तियां 21-22 का देखेंगे आप। राजस्व प्राप्तियां देखिए कितना था 79,000 करोड़। ठीक है, राजस्व व्यय 83,000 करोड़, राजस्व घाटा 3,702 करोड़। अब देखिए पूंजीगत व्यय ये कितना है 17,820 करोड़ रुपया। देखिए पूंजीगत व्यय और राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियां दोनों जुड़ेगा तो कुल बजट निकलता है, ये आप याद रखिएगा। ये देखिए 79 और 17 जोड़ दीजिए कितना होता है आपका 97,145 करोड़ रुपए के लगभग आता है। ये कुल प्राप्तियों के अंतर्गत आ गया। और जैसे राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को जोड़ दीजिए तो आपका ये पूंजीगत कुल व्यय आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय, तो आपका ये निकल जाएगा आपका भाई। ठीक है, ये 38,000 रुपये का 38 का ये है 38.98 करोड़ का शुद्ध लेन देन आपका प्लस में बच रहा है। आपका इस ओवरऑल घाटा बच रहा है। राजस्व घाटा जो 3,702 करोड़ का बताया जा रहा है। पूंजीगत व्यय आपको बता दिया, पूंजीगत प्राप्तियां बता दिया 17,820, पूंजीगत व्यय बता दिया 13,839, ऋण जो अपने यहाँ ऋण 239 करोड़ का बता रहा है। कुल प्राप्ति है हमारे यहाँ 97,145 करोड़ का। राजकोषीय घाटा आपको जो दिया गया है 17,461 करोड़ रुपये इस साल का है 21-22 का। ठीक, और आगे इसमें वही डाटा दिया हुआ है। हाँ, अब आ जाते हैं कर राजस्व और गैर कर राजस्व। मैं आपको बता चुका हूँ कर राजस्व किसका किसका बता दिया है आपको मैं। ठीक है, राजस्व प्राप्तियां ये टोटल दिया हुआ है यहाँ पर। अभी आपको अलग लिंक क्या है सेंट्रल स्टेट का, आगे किया होगा ये। ठीक है, देखो इस साल का देखिए कर राजस्व कितना मिला 48,000 और गैर कर राजस्व से कितना मिला 30,900। टोटल कितना हो गया आपका 79,325 करोड़। ठीक, ये समझ में आओगे होंगे। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ भी देख लीजिए। इसी प्रकार गैर कर राजस्व में 14.47% का अनुमानित है। देखिए 68,000 करोड़ पिछले साल मिला था और 26,000 करोड़ पिछले साल मिला था, इस साल 30,900 है। तो ये दोनों का डिफरेंस को निकाल लीजिए और आपका जितना भी डिफरेंस आएगा उसको 26,995 से भाग दे करके गुणा कर दीजिए 100 से, तो आपको ये 14.47% का वृद्धि बता दिया जाएगा। ठीक, ये देखिए ठीक है। कुल कर राजस्व में पहले भी 17.11 कर राजस्व में
आपको बता चुका हूँ, 17.11% की वृद्धि बता रहा है। केंद्रीय करों में कर राजस्व में 20.6% वृद्धि होना अनुमानित है। ठीक, और स्वयं के कर राजस्व में 14.19%। ठीक है, केंद्र सरकार से जो टैक्स मिलता है हमको उसमें 20%, और जो हमारा स्वयं का टैक्स कलेक्शन होता है उसमें 14% की वृद्धि होनी अनुमानित है। ये ठीक है, समझ गए आप लोग। उसके बाद 21-22 में कर राजस्व में राज्य के स्वयं के करों का अंश 53% है, 53.61। ठीक, एवं कुल राजस्व प्राप्तियों में इसका योगदान 61% है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा समझने में अगर दिक्कत आ रही है तो मैं आपको धीरे से समझाता हूँ, ये समझिएगा। कर राजस्व, कुल कर राजस्व में जो सेंट्रल और स्टेट से मिलता है, सेंट्रल से आता है और स्टेट का है, तो इसमें कर राजस्व में हम स्टेट का भाग ज़्यादा है। कितना परसेंट बता रहा है स्टेट का भाग? ये 53%, और सेंट्रल का भाग कितना हो जाएगा? 47%। ये देखिए केंद्रीय करों का हिस्सा 46.83%। ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसमें कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, आपको फिर से बताता हूँ, कर राजस्व, कुल कर राजस्व को 2 भागों में बांटा गया, सेंट्रल और स्टेट में। तो जिसमें से स्टेट से जो क्या होता है, जो हमारे स्टेट का जो कर राजस्व टैक्स कलेक्शन होता है वो 53% होता है, और जो क्या से सेंट्रल का होता है वो 46.83%। सेंट्रल से जो टैक्स हमारे यहाँ से मिलता है, जो सेंट्रल से आता है, वो जो 46.83%। ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब गैर कर राजस्व, अब गैर कर राजस्व को भी 2 भागों में बांट दीजिए आप। गैर कर राजस्व एक सेंट्रल में और एक स्टेट में। तो स्टेट में बांटेंगे तो देखिए सेंट्रल से हमको ज़्यादा पैसा मिलता है। देखिए केंद्रीय सहायता 21,650 और स्टेट का कितना है? 9,250। ये तो आपको क्लियर हो गया, टोटल 30,900 करोड़ मिला। अब देखो परसेंटेज में, ये तो अमाउंट में हो गया, ये परसेंटेज में 70% केंद्र का योगदान है, ये 70%, और आपका ये 29.94%। ये क्लियर है आप लोग को। देखिए अब ये कंपैरिजन भी पीएससी जो है कंपैरिजन भी बहुत करता है। पिछले 19-20 में देखिए 21,000 करोड़ था, है ना। अब देखिए 21-20 में ये केंद्रीय कर राजस्व में केंद्रीय सहायता 63%, फिर 68%, फिर 70, मतलब लगातार बढ़ रहा है, बढ़ा है केंद्रीय सहायता। और ये लगातार क्या होता जा रहा है? घट रहा है। ये देखिए यहाँ भी देख लीजिए, इस टैक्स कलेक्शन में पिछले साल देखिए 52 उतार चढ़ाव की स्थिति है यहाँ पर सेंट्रल में, है ना। ये अपने स्टेट में भी और सेंट्रल में भी दोनों तरीके से आपका उतार चढ़ाव का स्थिति बना हुआ है। ये याद रखिएगा, उतार चढ़ाव, कर योगदान, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव। ठीक है, ये कभी कोई आपसे पूछ देता है। ठीक है, अब देखिए राजस्व प्राप्तियाँ, देखिए ये देखिए इस साल का देखिए 79 बताया था, 83,000 करोड़ खर्चा कर दिए, 3,702 करोड़। ये 63,000 ये आपका 19-20 में, 68,000 आपका 20-21 में। ये कहानी आपका यहाँ खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देखो वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, ब्याज के अदायगी की बाध्यता होने के साथ साथ राजस्व व्यय के प्रमुख घटक हैं राजस्व व्यय के विवरण। ठीक है, अब देखिए राजस्व व्यय कहाँ कहाँ होता है, राजस्व व्यय को कौन कौन से एक्चुअल में आपको यहीं से पता चल जाएगा। देखिए अब यहाँ पर आप थोड़ा समझिएगा, सबसे ज़्यादा हम लोग किस में भुगतान करते हैं, देख लीजिए कहाँ दिख रहा है आपको। वेतन भत्ते में हम सबसे ज़्यादा देख रहे हैं 25,121 करोड़। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका कर रहे हैं आपका पेंशन में, और थर्ड नंबर पे ब्याज 6,470 करोड़ का ब्याज। ठीक, अन्य व्यय हमारे यहाँ 43,000 है। पेंशन सबसे ज़्यादा वेतन भत्ते में करते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ एक्चुअल में अन्य व्यय है, सेकंड नंबर पर वेतन है, फिर थर्ड नंबर पेंशन है, और उसके बाद ब्याज है। मजदूरी सबसे कम होती है हमारे यहाँ। ठीक, कुल मजदूरी, कुल व्यय हमारे यहाँ 83,000 करोड़। सबसे ज़्यादा देख लीजिए, सबसे ज़्यादा अन्य है, फिर आपका वेतन है, फिर आपका पेंशन है, फिर ब्याज है, फिर मजदूरी है। ये याद रखिए, कभी कभी सीक्वेंस भी पूछ देता है ना, ये याद रखिए। ठीक, देखिए
अब ये आपकी पूरा मेंस का सिलेबस, ये मेंस में बहुत काम आएगा, ये आपको देखिएगा। कर राजस्व के अंतर्गत देखिए कैसे डिफाइन कर रहे हैं ना। कर राजस्व के अंतर्गत क्या आया, आय एवं व्यापार कर, संपत्ति एवं पूंजीगत लेन देनों पर कर और वस्तु एवं सेवा कर। ठीक, अब हम आप देखिए कि आय एवं व्यय पर कर कितना हो रहा है हमको, इनकम टैक्स कितना मिल रहा है 13,000, आपका प्रॉपर्टी टैक्स कितना मिल रहा है 2499, पूंजीगत संपत्ति और पूंजीगत 2499, और वस्तु एवं सेवाओं पर कितने मिल रहा है 32,000। मतलब सबसे ज़्यादा किससे मिला अपने को टैक्स, किससे कलेक्शन हो रहा है आपका जीएसटी, फिर आपका आता है इनकम टैक्स, फिर आपका आता है आपका प्रॉपर्टी। ठीक है, ये टैक्स में ये फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया। ये समझिए आप लोग घर कर राजस्व में आ जाएगी सेकंड नंबर पर। सबसे ज़्यादा किससे मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट से, पहला सेंट्रल से, और उसके बाद किससे मिला, स्टेट का। ये दो स्थिति है, आपसे यही क्वेश्चन आएगा, आपसे यही क्वेश्चन बनना है। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए, बहुत इसमें राज्य की वित्तीय स्थिति आपको बता दिया जाए है। ठीक है, राजस्व प्राप्तियों में आपका 79,325 है टोटल, आपको बता चुका हूँ मैं। कर राज्य का राजस्व है 35,000, 25,000, और ये कर भिन्न राजस्व टोटल मिलाकर के बोल रहा है केंद्र से प्राप्तियाँ। ये देखिए कर राजस्व, कर भिन्न राजस्व, और ये आप ये टोटल करेंगे कुल प्राप्तियाँ आएंगे, ये दोनों सभी मदों को जोड़ देंगे तो आपका कुल प्राप्ति आ जाएगा 97,000, कुल व्यय आ जाएगा 97,106। ये राजस्व व्यय और पूंजीगत जो व्यय दोनों जोड़ देगा तो ठीक। अब यहाँ पर ऋण अदायगी हमारे यहाँ 8,106 करोड़ का विनियोग हुआ है 1 लाख करोड़ के आसपास में। और उसके बाद ब्याज भुगतान मैं आपको बता चुका हूँ 6,470 करोड़। फिर राजस्व घाटा 3,702 करोड़, राजकोषीय घाटा 17,401 करोड़, और आपका 10,990। ये देखिए कैसे निकाला होगा, ये 17,461 करोड़ में से 6,470 करोड़ काट दिया तो आपका 10,920 रुपया। देखिए आपको राजकोषीय का प्राथमिक घाटा कैसे निकलता है आप लोग को मालूम होगा। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, तो ये आप करके देख लीजिए, आपका उसी के लगभग आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये जो टेबल है इससे एक क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, जैसे राजस्व प्राप्तियां, कुल प्राप्तियों एक क्वेश्चन पहले बहुत पूछ रहा था, अभी कम कर दिया है, पर ये इसमें देखिए आपको इसमें राजस्व प्राप्तियां, हमारे यहाँ राजस्व जो प्राप्ति है वो कुल प्राप्तियों का 81% है, पूंजीगत प्राप्ति 18% है, राज्य का स्वयं का राजस्व प्राप्तियों का 44 है। इतना आप मतलब आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप इसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, इसमें एक दो मैं जो मेन है उसमें टिक कर देता हूँ, है ना। इतना है राज्य के स्वयं कर। सहायता अनुदान हमारे यहाँ 48% है, और केंद्र करों में राज्य का हिस्सा केंद्र से प्राप्तियों का ये 51% हो रहा है। इतना आपको नहीं पूछता आजकल। ठीक, राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना बोल रहा है 85%, और पूंजीगत व्यय 14। ये दो चीज़ आप याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपको घुमा देता है दिमाग को। तो ये हो गया आपका। हमारे यहाँ ब्याज भुगतान देखिए 8.16%, राजस्व प्राप्तियों का हम लोग 8% हम लोग ब्याज भुगतान कर रहे हैं, राजस्व प्राप्तियों का 8%। ठीक, तो इस तरीके से। हाँ, ये देखिए आपको जो मेंस में पूछता रहता है वो उसका आंसर ये हाँ वैट कितना मिल रहा है आपको, देखिए 2244 करोड़, केंद्रीय विक्रय कर 6.79, प्रवेश कर 15.07, स्थानीय संग्रहण कर 0.10 लाख रुपए भी होगा, ये सेंट्रल जीएसटी ये 3,000, IGST 1176, स्टेट जीएसटी सॉरी है ना 1176, टोटल मिला के मतलब अपने को सबसे ज़्यादा GST मिलता है, कंपल्सेशन 6,333 करोड़। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसमें कोई क्वेरी हो तो आप देख सकते हैं। सर वीडियो 1 किससे पढ़ना?